हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। तो प्यारे दोस्तों, बात करेंगे कानपुर यूनिवर्सिटी की। कानपुर यूनिवर्सिटी में बीएड सेकंड सेमेस्टर जिसका एग्ज़ाम मई फर्स्ट वीक में होने को है, इसकी क्लासेस आपकी आज से शुरू हो रही हैं। ठीक है, यह आपकी पहली क्लास होगी और सेकंड सेमेस्टर में जो आपका तीसरा पेपर है शिक्षा के तकनीकी परिप्रेक्ष्य, ये सभी का कॉमन सब्जेक्ट है। ठीक है, इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्वेश्चंस को समझते हुए चलेंगे। जो ऑप्शन राइट है, क्यों राइट है, जो रॉन्ग है उसके पीछे का क्या रीज़न है, विधिवत तरीके से कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चलेंगे। और इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के माध्यम से आप ये समझ पाएंगे कि किस तरीके से आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उनका लेवल क्या रहेगा, लैंग्वेज किस तरीके की रहेगी क्वेश्चंस की, उसी हिसाब से आपको आगे तैयारी करनी है। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपके 2025 का जो पेपर था उसके क्वेश्चंस है। तो आइए शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन आपके सामने देखिएगा। क्वेश्चन कहता है आईसीटी के फायदों के संबंध में कौन सा गलत है। यहाँ पे आपको आईसीटी के फायदे जो होते हैं वो ठीक है, लेकिन कौन सा है जो आईसीटी के फायदे के अंतर्गत नहीं आता है, जो गलत है वो आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। आंकड़ों तक पहुंचना, देखिए ये तो आईसीटी का एक मेन कह सकते हैं प्रमुख लाभ है, क्योंकि इंटरनेट और डिजिटल टूल के माध्यम से हम दुनिया भर की जानकारी तक तुरंत पहुंच जाते हैं, है ना। तो आंकड़ों तक पहुंचना, डाटा तक पहुंचना, इंफॉर्मेशन तक पहुंचना इंटरनेट की दुनिया में आज बहुत आसान हो गया है। ये तो आईसीटी का बहुत बड़ा फायदा है भैया, टेक्नोलॉजी का। आंकड़े साझा करना, कितना ही दिन भर हम एक दूसरे के साथ आंकड़े साझा करते हैं, है ना। मतलब व्हाट्सएप करते हैं, शेयर करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, फॉरवर्ड करते हैं और ईमेल के माध्यम से डाटा एक जगह से दूसरी जगह शेयर करते हैं। तो ये सब क्या है, ये आंकड़े साझा करना, ये भी आईसीटी का बहुत बड़ा फायदा है। आंकड़े लिखना, देखिए लिखना तो एक सामान्य क्रिया भी है, हम बिना टेक्नोलॉजी के भी लिखते हैं, पेपर पेन लेकर के उस पर भी तो लिखना शुरू कर देते हैं। तो ये आईसीटी के फायदे के संबंध में कुछ खास नहीं लग रहा है। आंकड़ों का हस्तांतरण, वही मतलब ट्रांसफर करना एक जगह से दूसरी जगह, है ना। तो ये तो हम खूब करते हैं कि भाई एक जगह से दूसरी जगह डाटा ट्रांसफर हो रहा है, ये भी आईसीटी का क्या है, मेन एक लाभ है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे जो है आंकड़े लिखना, ये आईसीटी के फायदों के संबंध में गलत है, क्योंकि आंकड़े हम बिना टेक्नोलॉजी के विदाउट आईसीटी भी लिख सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। इसलिए ऑप्शन आपका जो सी है वह राइट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन कहता है आईसीटी को वर्गीकृत नहीं किया गया है, किसमें, शीर्ष पर यानी कि ओटीटी में, प्रसारण में, दूरसंचार में या फिर कंप्यूटिंग में, किसमें जो है आईसीटी को वर्गीकृत, इसका वर्गीकरण नहीं किया गया है। प्यारे दोस्तों, आईसीटी जिसका पूरा नाम है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसको हम सूचना और संचार प्रौद्योगिकी भी कहते हैं, यह एक बड़ा शब्द है, एक व्यापक शब्द है, जिसमें इंफॉर्मेशंस को संभाल करके रखा जाता है, प्रोसेस किया जाता है, ब्रॉडकास्टिंग, ये करने वाली कई प्रकार की टेक्नोलॉजी इसमें इंक्लूड है। ठीक है, अब देखिए प्रसारण की अगर बात करें तो ये जिसको हम ब्रॉडकास्टिंग कहते हैं, इसमें आपका रेडियो, टेलीविजन जैसी जो है टेक्नोलॉजी इंक्लूड है, जो बड़े दर्शकों तक जानकारी पहुंचाई जाती है इसके माध्यम से। दूरसंचार, टेलीकम्युनिकेशंस हो गया, इसमें फोन, इंटरनेट, वायरलेस सिग्नल हो गए, संचार नेटवर्क शामिल इसमें है, जो डेटा को आदान प्रदान करने में हेल्प करता है, ये भी आईसीटी के अंतर्गत आता है। कंप्यूटिंग आपका हो गया, इसमें कंप्यूटर, सर्वर, सॉफ्टवेयर, डेटा स्टोरेज, ये सारा सिस्टम इंक्लूड है जो किसी भी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। ठीक है, ये सारी चीजें आईसीटी के अंतर्गत आती है। लेकिन शीर्ष पर ओटीटी जिसको हम कहते हैं ओवर द टॉप, जैसे आपका नेटफ्लिक्स हो गया, तो ये आईसीटी के एक बड़े दायरे में आता तो है, लेकिन इन्हें आईसीटी के बुनियादी जो वर्गीकरण श्रेणियां हैं, जैसे कंप्यूटिंग हो गया आपका, है ना, दूरसंचार, प्रसारण, इनके अंतर्गत एक मुख्य श्रेणी के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है। ओके, तो ऑप्शन आपका जो फर्स्ट है वह राइट हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने कहता है आईसीटी एक अभिन्न अंग है, किसका अभिन्न अंग है, शिक्षा के लिए प्रौद्योगिकी का, शैक्षिक प्रौद्योगिकी का, शिक्षा की प्रौद्योगिकी का या शिक्षा और प्रौद्योगिकी का। तो आईसीटी एक अभिन्न अंग है, किसका है, यह एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का, शैक्षिक प्रौद्योगिकी का एक अंग है।
आईसीटी जो मैंने अभी आपको बताया, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी शिक्षा के क्षेत्र में उपयोग होने वाली एक तकनीक है, इसलिए इसको हम एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का एक अभिन्न अंग इसको माना जाता है। देखिए अब जैसे यहाँ पे लिखा है शिक्षा के लिए प्रौद्योगिकी का, ये शब्द शिक्षा में तकनीक के उपयोग, जैसे आपका शिक्षा में जो हम तकनीक का उपयोग करते हैं, जैसे प्रोजेक्टर का यूज़ कर रहे हैं, कंप्यूटर का यूज़ कर रहे हैं, उसकी ओर संकेत कर रहा है। लेकिन आईसीटी केवल टूल्स का उपयोग नहीं है कि हमने सिर्फ टूल्स का यूज़ कर लिया, टेक्नोलॉजी का यूज़ कर लिया, प्रोजेक्टर लगा लिया या कंप्यूटर का यूज़ कर लिया, सिर्फ टूल्स का उपयोग नहीं है, बल्कि एक कहते हैं व्यापक शैक्षिक प्रौद्योगिकी का हिस्सा है। ठीक है, ये कह रहा है कि शिक्षा के लिए प्रौद्योगिकी का यूज कर रहे हैं आप, टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, तो वो नहीं है। शिक्षा की प्रौद्योगिकी का एक अभिन्न अंग है ये, यानी कि टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन, ये भी एक व्यापक अवधारणा है जिसमें संपूर्ण टीचिंग लर्निंग प्रोसेस या उसमें प्रिंसिपल्स, टीचिंग मेथड्स, ये सारी चीजें इंक्लूड होती हैं। आईसीटी इसका केवल एक भाग है, पूरा नहीं है। ये भी नहीं होगा हमारा शिक्षा और प्रौद्योगिकी का। देखिए आईसीटी केवल शिक्षा और तकनीकी का संयोजन नहीं है, बल्कि विशेष रूप से शैक्षिक प्रौद्योगिकी के अंतर्गत आने वाला घटक है। तो कुल मिलाकर के अगर हम बात करें तो वो हमारा बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, शैक्षिक प्रौद्योगिकी का। ठीक है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का एक अभिन्न अंग माना जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका बेस्ट ऑप्शन हो जाता है। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन कहता है, देखिएगा, आज के तकनीकी युग में नेटवर्क शैक्षिक तकनीकी की आत्मा है। बहुत बढ़िया बात लिखी है भाई कि नेटवर्क शैक्षिक तकनीक की आत्मा है। ओके, फिर कहता है लैन स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क का एक उदाहरण है। समझिए, देखिए फर्स्ट ऑप्शन, क्योंकि आज के तकनीकी युग में नेटवर्क यानी कि इंटरनेट लैन हो गया, वैन हो गया, जिसको हम लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क हो गया, ये सब शैक्षिक तकनीकी का महत्वपूर्ण आधार बन चुके हैं, इसलिए इसको शैक्षिक तकनीकी की आत्मा कह दिया। बहुत बढ़िया बात। फिर लैन स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क का एक उदाहरण है, क्योंकि लैन की अगर हम बात करें लोकल एरिया नेटवर्क की, तो वास्तव में स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क का एक उदाहरण है ये। ठीक है, अब यहाँ पे ए और आर दोनों सही हैं, ठीक है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। कुल मिलाकर के बात यह है कि ए सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि लैन का उदाहरण देना ये सिद्ध नहीं करता कि नेटवर्क शैक्षिक तकनीक की आत्मा है। ये तो बात ठीक है कि स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क का उदाहरण है, लेकिन ये सिद्ध नहीं करता कि नेटवर्क शैक्षिक तकनीक की आत्मा है। इसलिए ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट हो जाता है। इतनी बात क्लियर है, वेरी गुड। चलिए, कौन सा एक नेटवर्क का संसाधन नहीं है? कौन है जो नेटवर्क का संसाधन नहीं है? नेविगेटिंग, सर्चिंग, फिशिंग, मूल्यांकन। आपको इसका आंसर ढूंढने में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो अगर हम सबसे पहली बात कर लें, देखिए नेटवर्क का संसाधन, नेटवर्क रिसोर्सेज का तात्पर्य क्या होता है? उन टूल्स या उपकरण, इंफॉर्मेशंस या वो सर्विसेज जिनका उपयोग नेटवर्क के माध्यम से किया जाता है, उन्हें नेटवर्क संसाधन कहते हैं। अब जैसे पहली बात हम नेविगेटिंग की करते हैं, ये नेटवर्क पर जो भी जानकारी उपलब्ध है या वेबसाइट है, उनके बीच घूमने या उन्हें खोजने की एक प्रक्रिया है, इसको नेविगेटिंग कहते हैं, नेटवर्क का संसाधन है। सर्चिंग, सर्च इंजन का उपयोग करके नेटवर्क पर जो विशेष इंफॉर्मेशन होती है उसको ढूंढा जाता है। ठीक है, नेटवर्क की एक मुख्य क्या कहते हैं उसको, गतिविधि और सर्विस है ये। फिशिंग जो है ये नेटवर्क का संसाधन नहीं है। कैसे नहीं है सर? देखिए फिशिंग जो है ना, ये कोई संसाधन नहीं है, बल्कि एक साइबर अटैक है। फिशिंग में क्या होता है कि लोगों को बहला फुसला करके उनका एटीएम कार्ड का वो पासवर्ड वगैरह चुराने की कोशिश में की जाती है। ठीक है, तो ये आपका नेटवर्क का संसाधन नहीं होगा। मूल्यांकन भी हमारा जो है ये नेटवर्क पर मौजूद जानकारी या डेटा की गुणवत्ता और सटीकता की जांच करता है कि जो इंफॉर्मेशन उपलब्ध है इंटरनेट पर उसकी गुणवत्ता क्या है, कितनी सटीक है वो, है ना, इसकी जांच करना इसके उपयोग का एक हिस्सा है। तो इस हमारा नेविगेटिंग, सर्चिंग, मूल्यांकन ये नेटवर्क का संसाधन है, लेकिन फिशिंग नहीं है, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट हो जाता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कहता है मैन का पूर्ण रूप क्या है? मैन का पूरा नाम क्या है?
मेट्रोपॉलिटन असेसमेंट नेटवर्क है, मेट्रोपॉलिटन असेसमेंट नेटवर्थ है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क या फिर मेट्रोपॉलिटन एरेना नेटवर्क है। राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है ये सर। क्या है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है। चलिए बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन देखिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन आपके सामने कहता है वैन एक उदाहरण है किसका है? एक नेटवर्क का, एक कंप्यूटर का, एक भंडारण युक्ति का या फिर एक प्रक्रिया का। तो वैन जो है वह एक नेटवर्क का उदाहरण है सर। वैन का पूरा नाम क्या होता है? वैन का पूरा नाम होता है वाइड एरिया नेटवर्क होता है सर। क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है। अच्छा, आपको बता दूं कि इसको नेटवर्कों का नेटवर्क भी कहते हैं। ये अक्सर कई छोटे नेटवर्क जैसे लैन, मैन, इनको आपस में जोड़ने का काम करता है, इसलिए इसको नेटवर्कों का नेटवर्क भी कहा जाता है। ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। बहुत बढ़िया, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। बाकी आप लोग कमेंट करके बताएंगे क्लास कैसी रही, और आप लोग अपने दोस्तों तक कॉलेज ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा कि हमारी बीएड सेकंड सेमेस्टर क्लासेस शुरू हो गई हैं। एग्जाम आपका मई फर्स्ट वीक में होने को है। एकाधिक तौर तरीकों में शामिल है। इस प्रश्न का आंसर बताने वाले को उचित इनाम दिया जाएगा। कौन है जो इसका आंसर बता सकता है? आप वीडियो को पॉज करके दिमाग लगा के भी इसका आंसर ढूंढ सकते हो। चलिए, एकाधिक तौर तरीकों में क्या शामिल है? चित्र, ग्राफिक्स, वीडियो या फिर ये सारी चीजें? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको समझना ये होगा कि एकाधिक तौर तरीके होते क्या हैं। एकाधिक तौर तरीकों को इंग्लिश में कहा जाता है मल्टी मोडेलिटी। मल्टी मोडेलिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है सर? मल्टी मोडेलिटी। एकाधिक तौर तरीकों यानी कि मल्टी मोडेलिटी का अर्थ होता है कि सूचना संप्रेषण के लिए, इंफॉर्मेशन को, उसको कम्युनिकेशन के लिए एक से अधिक माध्यम या एक से अधिक मेथड्स का आप उपयोग कर रहे हैं। नहीं समझे? कहने जब हम किसी भी जानकारी को समझाने के लिए केवल पाठ या केवल टेक्स्ट का उपयोग न करके दृश्य सामग्री का भी यूज कर रहे हैं, श्रव्य सामग्री का भी यूज कर रहे हैं, यानी कि चीजें बच्चों को दिखा भी रहे हैं, दिखा भी रहे हैं, उसको सुना भी रहे हैं, समझा भी रहे हैं, तो उसे मल्टी मॉडल संचार कहा जाता है। यानी कि आप एक से अधिक तौर तरीके वहां पे अपना रहे हैं बच्चों को समझाने के लिए। कोई चीज आप बच्चों को समझा रहे हैं तो उसके लिए चित्र का भी उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि बालक चित्र को देख करके उस जानकारी को जल्दी समझ लेता है, बहुत इफेक्टिव ढंग से समझ भी लेता है, उनको समझाने में आसानी हो जाती है ना। इसीलिए छोटे बच्चों की किताबों में देखो भर भर के चित्र दिए जाते हैं। ये एक से अधिक तौर तरीके जब आप पढ़ाने में शामिल करते हैं उसे एकाधिक तौर तरीके यानी कि मल्टी मॉडलिटी कहा जाता है। आप ग्राफिक्स का यूज करते हैं समझाने के लिए, इसमें चार्ट बना करके दिखाते हैं, डायग्राम्स के माध्यम से बच्चों को समझाते हैं। इन्फोग्राफिक्स इसमें इंक्लूड है जो कठिन से कठिन डेटा को भी इजी बना देता है। ठीक है। आप वीडियोज का यूज करते हैं। भाई वीडियोस के माध्यम से क्या होता है कि बच्चा चीजों को सामने टीवी पर देख भी रहा है, सुन भी रहा है, यानी कि देखना, सुनना, लिखना, समझना, एक से अधिक इंद्रियों का प्रयोग कर रहा है, तो टीचिंग अपने आप इफेक्टिव होती चली जाती है। क्योंकि ये सभी हमारे चित्र, ग्राफिक्स, वीडियो, ये सभी सूचना प्रदान करने के अलग अलग माध्यम और तौर तरीके हैं, इसलिए हमारा उपयुक्त सभी जो ऑप्शन है यहाँ राइट हो जाएगा माय डियर फ्रेंड। ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाता है। अगला प्रश्न लीजिए, एडुटेनमेंट का कौन सा घटक नहीं है? पहले तो आपको यही समझना होगा कि सर एडुटेनमेंट क्या होता है, तब तो आंसर कर पाएंगे। बहुत बढ़िया, समझिए। चलिए, एडुटेनमेंट की अगर मैं बात करूं तो ये हमारा, देखिए समझिए, एजुकेशन, एडुटेनमेंट जो है ये एजुकेशन और एंटरटेनमेंट, किसका? इंटरटेनमेंट। एजुकेशन, जो एडुटेनमेंट है ये एजुकेशन प्लस इंटरटेनमेंट के मिलने से बना है, यानी कि एजुकेशन को इंटरटेनमेंट के साथ आगे बढ़ाओ। इसका उद्देश्य मनोरंजन के माध्यम से शिक्षा देना है। अब देखिए, एडुटेनमेंट का कौन सा घटक नहीं है? कंपोनेंट्स ऑफ एडुटेनमेंट की बात हो रही है। चलिए, कार्टून, हाँ ये एडुटेनमेंट का घटक है, क्योंकि कार्टून के माध्यम से बच्चों को चीजें समझाई जाती हैं। कार्टून ये एडुटेनमेंट का एक बहुत ही कह सकते हैं लोकप्रिय माध्यम है।
कार्टून फिल्मों के जरिए बच्चों को जो जटिल चीजें हैं, जो मोरल चीजें हैं, जो साइंस वाली बातें हैं, वो हम कार्टून के जरिए आसानी से समझा देते हैं। हम खुद समझाने बैठेंगे तो दिन भर में ना समझे बच्चा, वो कार्टून वाला वीडियो दिखा दो तो साइंस का टॉपिक भी जल्दी समझ लेता है। तो कार्टून जो है ये एडुटेनमेंट का घटक है, कंपोनेंट है। जीवित पुस्तकें यानी कि लिविंग बुक्स, क्या कहते हैं इसको, लिविंग बुक्स कहा जाता है, ठीक है। ये अक्सर डिजिटल बुक्स होती हैं जो एनिमेशन और साउंड के माध्यम से सब्जेक्ट को बहुत आसान और इंटरेस्टेड बना देती हैं, इसलिए एडुटेनमेंट का हिस्सा है। पाठ्य पुस्तकें तो कभी ना जो है कि एडुटेनमेंट का हिस्सा हुई। पाठ्य पुस्तकें तो खाली किताबें पढ़ करके तो बोर ही होते हैं, है ना, ऊब जाते हैं, बच्चे बोर हो जाते हैं, इसलिए बच्चों को किताबें कहाँ ज़्यादा दी जाती हैं, तो इसलिए ना, क्योंकि किताबें तो बच्चों को उबाऊ बना देती हैं, है ना। हाँ, रचनात्मक लेखन होना चाहिए खेल खेल में, या जो है खेल खेल की गतिविधियों के माध्यम से बच्चों को लिखना सिखाना भी एडुटेनमेंट का एक रचनात्मक तरीका है। बहुत बढ़िया। पाठ्य पुस्तकें जो है ये एडुटेनमेंट का घटक नहीं है, ठीक है। चलिए, इतनी बात क्लियर है, बहुत बढ़िया। ऑप्शन सी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन भाई। आगे बढ़ जाते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। कहता है GIF इसका एक उदाहरण है। किसका एक उदाहरण है? देखिए, GIF इसका एक किसका उदाहरण है? पहली बात तो GIF का अगर पूरा नाम पूछ ले तो क्या बताओगे? GIF का पूरा नाम पूछ लेगा तो हम बताएंगे इसको ग्राफिक्स, PHICS, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट होता है। ये ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट होता है इसका पूरा नाम। नहीं याद है तो लिख लो, GIF, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। ओके, चलिए, ये मुख्य रूप से एक इमेज फाइल फॉर्मेट है GIF। अब इसको अगर मैं बताऊं तो GIF क्या है? एक इमेज फॉर्मेट है। अच्छा, अगर सबसे बड़ा क्वेश्चन पूछ ले कि इसको कब डेवलप किया गया था, तो GIF को 1987 में डेवलप किया गया था प्यारे बच्चों। कब किया गया था? 1987 में डेवलप किया गया था। पूरा नाम क्या है? ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। ये डेटा को कंप्रेस करने के लिए, उसको छोटा करने के लिए लेम्पेल जीव वेल्च यानी कि जिसको हम कहते हैं LZW तकनीक, टेक्नोलॉजी का उपयोग करता है। आई बात समझ में? और अगर मैं इसकी GIF की सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि ये एक फाइल है, इसमें कई इमेज को स्टोर कर सकता है ये, जिससे एक छोटी जो एनिमेटेड इमेज है बिना आवाज के भी बन जाती है। तो इसमें क्या होती है? आवाज नहीं होती, इसमें ऑडियो नहीं होती है, ठीक है। वीडियो, हालांकि एनिमेटेड GIF वीडियो जैसा दिखता है, तकनीकी रूप से ये इमेज की एक सीरीज है, ना कि वास्तविक कोई वीडियो फाइल फॉर्मेट नहीं है ये, ठीक है। इसलिए ये वीडियो भी इसको नहीं कह सकते पूरी तरीके से। अगर मूल पाठ की बात करें तो भैया ये टेक्स्ट के लिए उपयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। कुल मिलाकर के क्या है, ये ग्राफिक्स का उदाहरण है। किसका है? GIF किसका उदाहरण है? ग्राफिक्स का उदाहरण है, ठीक है। आई बात समझ में? चलिए, इतनी बात क्लियर। कुल मिलाकर के ऑप्शन जो डी है वो हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे बढ़ जाइए, अगला प्रश्न लीजिए, 11 नंबर क्वेश्चन। और आपको हम बता दें कि हम पेड नोट्स भी प्रोवाइड कराते हैं। सर, पेड नोट्स का मतलब क्या होता है? पेड नोट्स का मतलब होता है कि आपको कुछ फीस पे करनी पड़ती है एंड आपके चारों पेपर के कंप्लीट नोट्स आपको PDF फॉर्मेट में व्हाट्सएप पे प्रोवाइड करा दिए जाते हैं, ठीक है। और जिसमें आपको हम बेस्ट कंटेंट, बेस्ट मटेरियल देते हैं। यहाँ पे देखिएगा नंबर लिखा हुआ है 9628182649। इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सअप करिए। और हाँ, अपने टीचिंग सब्जेक्ट लिख करके ही हमको व्हाट्सअप करिए कि सर हमारे ये टीचिंग सब्जेक्ट हैं और हमको नोट्स चाहिए, क्योंकि BEd सेकेंड सेमेस्टर में आप सभी के टीचिंग सब्जेक्ट अलग अलग होते हैं भाई। जो बच्चा मैथ्स का उसका अलग रहेगा, बायो वाले का अलग रहेगा, है ना। और क्या कहते हैं उसको, जो जूलॉजी बॉटनी वाला वो बायो में आ गया, ठीक है। कॉमर्स वाले का अलग रहेगा, हिंदी सृष्टि अलग रहेगा, इंग्लिश वाले का अलग रहेगा, संस्कृत वाले का अलग रहेगा, सबका अलग अलग सब्जेक्ट होगा। तो टीचिंग सब्जेक्ट बताइए कि सर हमारे ये टीचिंग सब्जेक्ट है, हमको नोट्स चाहिए, तो आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। कंप्लीट प्रोसेस भेज दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात, हम आपको यहाँ पे क्या क्या प्रोवाइड कराते हैं? देखिए, आपको हम सब्जेक्टिव कंटेंट दे देते हैं, क्योंकि सब्जेक्टिव पढ़ेंगे तभी ऑब्जेक्टिव में नंबर अच्छे आएंगे। हम आपको शॉर्ट नोट्स दे देते हैं ताकि कम समय में पढ़ करके आप अच्छा कर पाएँ। हम आपको MCQs दे देते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट MCQs का कलेक्शन आपको मिलता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स का सोल्यूशन आपको मिल जाता है। सबसे बड़ी बात, मार्केट में जो जी नोट्स आता है उसकी भी PDF हम आपको प्रोवाइड करा देते हैं, ताकि आपको बाहर मार्केट में पैसा खर्च ना करना पड़े, ठीक है। तो इसलिए आप जो है
ये सारा मटेरियल आपको एक जगह मिल जाएगा। उसके लिए आप हमें फटाफट इस नंबर पे अभी व्हाट्सअप करिए, नोट्स के लिए प्रोसेस समझ लीजिए, फीस पे कीजिए, सारा कंटेंट आपको भेज दिया जाएगा और अपनी पढ़ाई शुरू कीजिए। मई के फर्स्ट वीक में एग्जाम शुरू है सर आपका, कब का? मई फर्स्ट वीक में आपकी परीक्षा होनी तय है। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कहता है जेपीईजी इसका उदाहरण है। जेपीईजी किसका? छवि फाइल का, वीडियो फाइल का, टेक्स्ट फाइल का या फिर ग्राफिक्स का? तो ग्राफिक्स अभी हमने ऊपर पढ़ा, जीआईएफ। ठीक है, लेकिन जेपीईजी अगर इसका पूरा नाम पूछ ले तो क्या बताओगे? इसका पूरा नाम होता है ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप। ठीक है, चाहो तो लिख लो ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप, EXPERTS एक्सपर्ट्स ग्रुप, ये इसका पूरा नाम होता है। ठीक है, जिसका उपयोग इमेजेस के लिए किया जाता है। किसके लिए? इमेजेस के लिए किया जाता है, इसलिए इसको छवि फाइल कहा जाएगा। ऑप्शन आपका जो फर्स्ट है वहाँ राइट हो जाता है। अगला प्रश्न लीजिए, कहता है एनिमेशन प्रकारों में शामिल नहीं है। कौन है जो एनिमेशन प्रकारों में शामिल नहीं है? देखिए, सेल एनिमेशन ये हमारा एनिमेशन के प्रकारों में आ जाता है। ठीक है, और सेल एनिमेशन जो है इसको ट्रेडिशनल एनिमेशन भी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछ लेगा सेल एनिमेशन को और किस नाम से जानते हैं, तो इसको ट्रेडिशनल एनिमेशन भी कहा जाता है। चरित्र एनिमेशन भी एनिमेशन के प्रकारों में आ जाता है। बेस एनिमेशन प्यारे दोस्तों यह एनिमेशन प्रकारों में शामिल नहीं है, इसलिए ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। गतिकी भी एनिमेशन के प्रकारों में ही आता है। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, बेस एनिमेशन एनिमेशन के प्रकारों में नहीं आता है। इतनी बात क्लियर है। शिक्षण के मॉडल के संबंध में कौन सा गलत है? यू हैव टू फाइंड आउट द रॉन्ग वन। गलत आपको यहाँ पे ढूंढना है। देखिए, शिक्षण के मॉडल सीखने के मॉडल हैं। जी बिल्कुल, जो शिक्षण के मॉडल हैं वो सीखने के मॉडल हैं। ठीक है, क्योंकि शिक्षण मॉडल का उद्देश्य लर्निंग प्रोसेस को इफेक्टिव बनाना है, कि जो भी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया चल रही है वो और ज़्यादा बेहतर हो सके, बच्चे डीप तरीके से समझ सकें। ठीक है, इसलिए इन्हें सीखने के मॉडल भी कहा जाता है। ठीक है, प्रभावी शिक्षार्थी बनाना, जी बिल्कुल ये भी सही है। शिक्षण मॉडलों का उद्देश्य क्या है? स्टूडेंट्स को अधिक सक्षम और पावरफुल लर्नर्स बनाना हो, ताकि बालक सीखने में अधिक सक्षम हो, इंटरेस्ट लेकर के सीखे, मनोरंजक तरीके से सीखे और उसकी लर्निंग प्रभावी होनी चाहिए, इफेक्टिव होनी चाहिए, मीनिंगफुल होनी चाहिए। विभिन्न शिक्षण उद्देश्यों को प्राप्त करना, यानी कि शिक्षण करने के, पढ़ाने के, बच्चों को समझाने के पीछे जो भी उद्देश्य है उसको प्राप्त किया जाए, क्योंकि अलग अलग शिक्षण मॉडल जो अलग अलग उद्देश्य है, बच्चे का ज्ञानात्मक विकास हो, बच्चे का भावात्मक विकास हो, संज्ञानात्मक विकास हो, बच्चे के अंदर स्किल्स डेवलप होनी चाहिए, इन सभी की प्राप्ति में सहायक होते हैं। ठीक है, तो कौन सा गलत है? उपयुक्त में से कोई भी गलत यहाँ पे नहीं है प्यारे दोस्तों, उपयुक्त में से कोई भी गलत नहीं है। ऑप्शन डी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। इतनी बात क्लियर है? बहुत बढ़िया। कौन सा शिक्षण का मॉडल नहीं है, ये आपको यहाँ पे बताना है। कौन सा शिक्षण का मॉडल नहीं है? शैनन का शिक्षण मॉडल, ठीक है। सूचना प्रसंस्करण मॉडल, देखिए इसको कहते हैं इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल। हाँ, ये हमारा शिक्षण का मॉडल है। शिक्षण का व्यक्तिगत मॉडल, ये भी शिक्षण का मॉडल है। शिक्षण का व्यवहारवादी मॉडल, ये भी शिक्षण का मॉडल है, लेकिन शैनन का शिक्षण मॉडल के अंतर्गत नहीं आता है। मैं थोड़ा सा इसको समझाना चाहूँगा। देखिए, जैसे सूचना प्रसंस्करण मॉडल जो है, जिसको इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल कहा जाता है, ये वो शिक्षण तरीका है जिसमें ध्यान इस बात पर होता है कि विद्यार्थी जानकारी को कैसे समझता है, उसको कैसे याद रखता है और उसका कैसे उपयोग करता है, इस बात पर ये जोर देता है। ठीक है, ये मॉडल बताता है कि दिमाग कंप्यूटर की तरह काम करता है। भाई, दिमाग जो है वो कंप्यूटर की तरह काम करता है। पहले क्या करता है? जानकारी लेता है, फिर उसे अपने अंदर ऑर्गेनाइज करता है, अपनी मेमोरी में स्टेबल रखता है और ज़रूरत पड़ने पर उसे याद करता है। जैसे हम लोग क्या है, आज अगर आप कोई चीज़ समझ रहे हो तो आप इन्फॉर्मेशन ले रहे हो। ठीक है, आप यहाँ पे पढ़ रहे हो, आप इन्फॉर्मेशन ले रहे हो। अब दिमाग उसको व्यवस्थित करेगा, ऑर्गेनाइज करेगा, उसको अपनी स्मृति में रख लेगा और जब आप एग्जाम में जाएंगे तब आपको वो निकाल करके दे देगा और आप उसको जरूरत पड़ने पर याद कर लेंगे।
ये किसका काम है? ये सूचना प्रसंस्करण मॉडल का काम है, इसीलिए इसको इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग कहा गया है, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। और ये कैसे काम करता है? जानकारी ग्रहण करता है, सुनता है, देखता है, समझता है ना, उसको व्यवस्थित करता है, अपनी स्मृति में कलेक्ट करता है और आवश्यकता पड़ने पर उसको फिर से रिकॉल करता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। शिक्षण का व्यक्तिगत मॉडल की, इसको कहते हैं पर्सनल मॉडल। क्या कहा जाता है? पर्सनल मॉडल कहा जाता है। ये शिक्षण का वो तरीका है जिसमें बालक को सेंटर में रखा जाता है। व्यक्तिगत इसीलिए लग गया ना, बालक को सेंटर में रखा जाता है। उसके भाव क्या है, इमोशंस क्या है, उसका इंटरेस्ट किस में है, उस बच्चे का अनुभव क्या है, बच्चे की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर ध्यान दिया जाता है। ये ऐसा मॉडल है जिसमें पढ़ाई का मुख्य उद्देश्य केवल जानकारी देना नहीं है, बल्कि विद्यार्थी का संपूर्ण व्यक्तित्व विकसित करना होता है। बच्चे का फुल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होना चाहिए। इस मॉडल की मुख्य बातें यह है कि विद्यार्थी की भावनाओं को सम्मान दिया जाता है, उसके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाने पर ध्यान दिया जाता है, बालक के सोचने समझने डिसीजंस लेने की क्षमता को डेवलप किया जाता है। यहाँ पे टीचर सिर्फ एक गाइड की भूमिका निभाता है, एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है। आई बात समझ में? ठीक है। अब नीचे बचता है शिक्षण का व्यवहारवादी मॉडल, इसको बिहेवियरल मॉडल भी कहा जाता है। ये क्या कहता है? देखिए, ये मैं इतना डीप इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन घुमा घुमा करके कहीं से भी पूछ लेगा। ठीक है, नहीं तो हम राइट आंसर बताएं और निकल जाए, समझाने कोई मतलब बनता नहीं है। लेकिन फिर भी हम इसको समझा रहे कि किसका क्या काम है, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनेंगे। व्यवहारवादी मॉडल ये शिक्षण का वो तरीका है जिसमें मुख्य ध्यान बालक के व्यवहार पर दिया जाता है। सर कहाँ? बालक के व्यवहार में परिवर्तन पर होता है कि बालक के व्यवहार में परिवर्तन होना चाहिए। यहाँ पे जो लर्निंग होती है, यहाँ पे जो लर्निंग होती है वो स्टिमुलस प्लस रिस्पॉन्स पर बेस्ड होती है, यानी कि उद्दीपन और प्रतिक्रिया पर, कि बच्चा कैसे रिस्पॉन्ड करता है। ये ऐसा मॉडल है जिसमें टीचर बच्चे को प्रैक्टिस करवाता है, रिवाइज करवाता है और ज़रूरत पड़ने पर उसको रीइंफोर्समेंट यानी कि पुरस्कार देता है। इसके माध्यम से बच्चे का सही व्यवहार डेवलप करवाता है। जैसे टीचर ने बच्चे से क्वेश्चन पूछा, बच्चे ने बता दिया, तो टीचर यहाँ पे क्या करेगा? रीइंफोर्समेंट यानी कि पुनर्बलन देगा। वेरी गुड बेटा, शाबाश, बहुत अच्छे, तुमने बढ़िया किया। इससे बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन आएगा। अरे हमें तो क्लास में शाबाशी मिली है, हम कल और याद करके जाएंगे। या टीचर ने कह दिया कि कल जो ये 4 क्वेश्चन सुनाएगा उसको इनाम मिलेगा। अब बच्चे को पढ़ना नहीं था, लेकिन वो जो है उस इनाम को पाने के लिए क्वेश्चन याद करके जाएगा, तो इससे उसके व्यवहार में बदलाव आएगा। यही इसका उद्देश्य है। और ये हमारा किस पर आधारित है? ये BF स्किनर के सिद्धांतों पर आधारित है। कौन सा शिक्षण का मॉडल नहीं है? शेनन का शिक्षण मॉडल के अंतर्गत नहीं आता। ऑप्शन ए इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। संकल्पना प्राप्ति मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? बताइए। संकल्पना प्राप्ति मॉडल, जिसको हम कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल भी कहते हैं, हर्बर्ट बेलन के द्वारा, ब्रूनर के द्वारा, लम्सडेन के द्वारा या फिर आसू बेल के द्वारा, किसके द्वारा दिया गया था? प्यारे दोस्तों, ये दिया गया था हमारा जेरोम ब्रूनर के द्वारा। किसके द्वारा? जेरोम ब्रूनर के द्वारा दिया गया था। इसमें बालक जो है वो एग्जाम्पल और नॉन एग्जाम्पल दे करके खुद कॉन्सेप्ट की पहचान कर लेता है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाता है। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न लीजिए, क्या कहता है? देखिएगा, कथन ए कहता है समूह जांच मॉडल अनुभव आधारित सीखने की स्थिति पर जोर देने की कोशिश करता है। बहुत बढ़िया। क्या कहता है? यानी कि ग्रुप इन्वेस्टिगेशन मॉडल अनुभव आधारित और एक्टिव लर्निंग पर जोर देता है। किस पर? एक्टिव लर्निंग पर, कि बच्चा सक्रिय होकर के सीखे, विद्यार्थी खुद खोज करे, डिस्कशन करे और है ना, इन सब चीज़ों के माध्यम से खुद सीखे। ओके, अनुभव आधारित सीखने पर जोर देता है, बच्चा अपने एक्सपीरियंसेस के माध्यम से सीखे। इसमें एक सामाजिक प्राणी की अवधारणा है। देखिए, ये बात ठीक है, इस मॉडल में विद्यार्थी को सामाजिक प्राणी माना जाता है, इसलिए समूह में काम कराया जाता है। लेकिन RA की सही व्याख्या यहाँ पे नहीं करता है। देखिए, सामाजिक प्राणी की अवधारणा समूह कार्य को तो समझाती है ना, कि भाई अगर सामाजिक प्राणी है तभी तो ग्रुप में काम कर रहा है, पर ये सीधे अनुभव आधारित सीखने की व्याख्या नहीं करता है, इसलिए ये इसकी जो है एक्सप्लेन नहीं करेगा। बाकी पॉइंट्स हमारे दोनों सही, ए सही है, परंतु RA की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाता है। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न लीजिए, क्या कहता है प्रश्न?
शिक्षण के एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल का उद्देश्य क्या नहीं है? बताइए भाई, क्या नहीं है? देखिएगा, एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल, बताइए किसने इसको डेवलप किया था? तो एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल जो है इसको डेवलप करने वाले आपके डेविड आसू बेल हैं। कौन है? डेविड आसू बेल द्वारा इसको डेवलप किया गया था। ये मॉडल जो है वो हमारे सोचने समझने की क्षमता से जुड़ा हुआ है। इसका मकसद है नई इंफॉर्मेशन को प्रीवियस नॉलेज से कनेक्ट करके समझाना, यानी कि नए नॉलेज को प्रीवियस नॉलेज से कनेक्ट करके समझाना, पुराने नई जानकारी को पुराने ज्ञान से जोड़कर अच्छी तरह समझाना। अच्छा, क्या इसका उद्देश्य नहीं है? विषय की अवधारणाओं एवं तथ्यों का ज्ञान कराना। देखिए, इस मॉडल का मुख्य काम है कि छात्र विषय को गहराई से समझें, इसलिए पॉइंट हमारा सही हो जाता है भैया। छात्र कह रहा है भावनात्मक संरचना विकसित करना। अब यहाँ पे समझिए, ये देखिए भावनात्मक संरचना विकसित करना, ये ऑप्शन जो है ये ऑर्गेनाइजर मॉडल का उद्देश्य नहीं है। कैसे नहीं है? अब इसको समझिए, ये नहीं है क्योंकि ये मॉडल इमोशंस पर आधारित नहीं है, ये सोचने समझने यानी कि हमारे कॉग्निशन, हमारे कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर बेस्ड है, हमारे सोचने समझने की क्षमता पर आधारित है। भावनात्मक विकास वाले मॉडल जैसे आपका व्यक्तिगत मॉडल, पर्सनल मॉडल हो गया, वो भावनात्मक से जुड़ा है, ये भावनात्मक से नहीं जुड़ा है, इसलिए ये ऑप्शन हमारा इसका उद्देश्य ये नहीं होगा। ठीक है, इतनी बात है। सी ऑप्शन देखिए, कहता है छात्रों को ज्ञान को सामाजिक क्रम में व्यवस्थित करने में सक्षम बनाने का काम भी करता है एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल। मतलब ये मॉडल नई जानकारी को दिमाग में पहले से मौजूद ज्ञान से जोड़कर उसको ऑर्गेनाइज करता है, मतलब पुरानी जानकारी प्लस नई जानकारी बराबर बेहतर समझ हो जाती है, इसलिए ये भी पॉइंट हमारा बिल्कुल राइट है। पूर्व ज्ञान को प्रस्तुत करना, तथ्यों की व्याख्या करना, फिर नए ज्ञान को प्रस्तुत करना। मतलब समझे आप कि पहले जो बच्चे को आता है, आज जो आप चैप्टर पढ़ाने जा रहे हो चैप्टर नंबर 5 है, कल आपने चैप्टर नंबर 4 पढ़ाया था, तो आज जब आप क्लास में जाएं तो पहले चैप्टर नंबर 4 की थोड़ी बात कर लें। ठीक है, थोड़ी इसके बारे में जब आप बात कर लेंगे तो बालक समझने के लिए तैयार हो जाएगा, सीखने के लिए तैयार हो जाएगा, उसको प्रीवियस नॉलेज एक बार फिर से नया हो जाएगा और फिर वो नई चीज़ों को उससे कनेक्ट कर पाएगा। आई बात समझ में? तो यहाँ पे आप क्या करें कि जो जानकारी पहले से है, ठीक है, शिक्षक पहले पुरानी जानकारी को याद दिलाता है, फिर उसी से जोड़कर नई जानकारी सिखाता है। ये भी ऑप्शन सही है, लेकिन ऑप्शन जो बी है वो यहाँ पे राइट नहीं है प्यारे दोस्तों। देखिए हमारे नोट्स किस तरीके के होंगे, एक झलक आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये नोट्स है हमारा, ये पीडीएफ है, पेपर 3 आपका शिक्षा के तकनीकी परिप्रेक्ष्य, इसमें शॉर्ट नोट्स मिलेंगे, एमसीक्यूज मिलेंगे, पीवाईक्यूज मिलेंगे। कैसे? यहाँ पे देखिए नीचे लिखा हुआ है शॉर्ट नोट्स, किस पेज से किस पेज तक शॉर्ट नोट्स रहेंगे, फिर चैप्टर वाइज एमसीक्यूज किस पेज से किस पेज तक रहेंगे, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज का कलेक्शन किस पेज से किस पेज तक रहेगा, पीवाईक्यू ऑफ 2025 मिलेगा, पीवाईक्यू ऑफ 2023, 24, 25 सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मिलेंगे। शॉर्ट नोट्स कैसे रहेंगे ये देखिए, यहाँ पे बहुत छोटे छोटे में पॉइंट्स लिखे हुए हैं जिन्हें आप कम समय में पढ़ करके बहुत अच्छा कर सकते हैं। 1926 ईस्वी में अमेरिका के ओहियो के एक विश्वविद्यालय में शिक्षण मशीन का प्रयोग सिडनी प्रेसी द्वारा किया गया था, है ना। सन 1967 में इंग्लैंड में ब्रैनमोर जोन्स ने एजुकेशनल टेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग किया। लुंग्सडेन द्वारा शैक्षिक तकनीकी के 3 मुख्य प्रकार बताए गए हैं, ठीक है, और शैक्षिक तकनीकी के तीनों प्रकार परस्पर संबंधित है। इस तरीके से एक एक लाइन में एक एक पॉइंट्स में आपकी चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। अब जैसे किसी भी प्रणाली के 4 मूलभूत पैरामीटर्स होते हैं, अदा, प्रक्रिया, प्रदा, अब इसको अलग अलग हमने एक्सप्लेन कर दिया है छोटे छोटे पॉइंट्स में। इसको बड़े ही प्यार से इन नोट्स को तैयार किया गया है ताकि आप लोग इसको पढ़ करके कम समय में बेहतर परफॉर्मेंस दे पाएँ, बेहतर जो है आपका एग्ज़ाम क्लियर हो पाए। ठीक है, ऐसे जो आगे आप लोग बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है, तो आपको फिर आगे क्वेश्चंस मिलेंगे। देखिए अभी यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ये देखिए चैप्टर 1 के क्वेश्चंस हो गए, फिर इसके बाद चैप्टर देखिए चैप्टर 3 आ गया सेकंड के बाद, फिर उसके बाद चैप्टर 4 आ गया। ठीक है, इसी तरीके से फिर नीचे जब आ जाएंगे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आ जाएंगे। ये देखिए जो ऑप्शन राइट है उसके सामने टिक लगा हुआ है, वो हाईलाइट है ताकि आपको पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, अब यहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अब 2025 जो क्वेश्चन आज हम लोग पढ़ रहे हैं, देखिए ये वाले क्वेश्चन हैं वो। ठीक है, तो इस तरीके से सारा मटेरियल आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने आ गया है। क्या कहता है क्वेश्चन, देखिएगा। कहता है एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल, जो अभी हम लोग जस्ट पीछे पढ़ रहे थे,
अभी हमने जो क्वेश्चन कवर किया एडवांस ऑर्गेनाइजर वाला ही क्वेश्चन था। एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल डेविड आशुबेल ने दिया है। इतनी बात क्लियर, ठीक है। एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल ऑफ टीचिंग के सिंटैक्स के संबंध में कौन सा गलत है, यहाँ पे देखिएगा। अब इसमें कौन सा गलत है, देखिए ये जो हमारा एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल ऑफ टीचिंग है, इसके सिंटैक्स के संबंध में अग्रिम आयोजक की प्रस्तुति, अग्रिम आयोजक की, देखिए एक पॉइंट यहाँ पे आपको मैं समझा दूँ कि ये डेविड आशुबेल द्वारा डेवलप किया गया है। इसके सिंटैक्स या संरचना में मुख्य रूप से 3 ही चरण शामिल हैं, मुख्य रूप से 3 ही चरण शामिल हैं। एक तो हमारा अग्रिम संयोजक की आयोजक की प्रस्तुति, अधिगम कार्य प्रस्तुत करना, संज्ञानात्मक संगठन को मजबूत बनाना। इसमें सामाजिक गतिविधियों को बढ़ावा देने की बात नहीं की गई है, ठीक है। ये मॉडल दिमाग यानी कि हमारे समझ और हमारे याद रखने की प्रक्रिया से जुड़ा होता है। इसमें 3 मुख्य स्टेप होते हैं। पहला है अग्रिम आयोजक की प्रस्तुति। शिक्षक पहले पूरे ज्ञान, पहले प्रीवियस नॉलेज को याद दिलाता है, फिर नया सब्जेक्ट, ये नया टॉपिक उस प्रीवियस नॉलेज से जोड़ करके पढ़ाता है। यानी कि नया पाठ शुरू करने से पहले पुराने पाठ की 2-3 बातें दोहरा दी जाती है। अधिगम कार्य प्रस्तुत किया जाता है। सेकंड में नई सामग्री प्रस्तुत की जाती है बच्चे के सामने। शिक्षक क्या करता है, नया पाठ समझाता है तो उसे वो एक सीक्वेंस में और स्पष्ट तरीके से पढ़ाता है, चार्ट के माध्यम से, एग्जाम्पल दे करके, एक्सप्लेन करके चीज़ों को समझाता है। संज्ञानात्मक संगठन को मजबूत करना, इस टीचर ये सुनिश्चित करता है कि नया ज्ञान छात्रों के दिमाग में सही तरह बैठ गया है कि नहीं। क्वेश्चंस पूछता है, कंपैरिजन करता है ना, उनसे खुद समरी निकलवाता है। तो इस तरीके से 3 चरण इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। फिर सामाजिक गतिविधियों को बढ़ावा देना, मैंने बताया कि ये हमारा सिंटैक्स के संबंध में गलत है। ये मॉडल मुख्य रूप से सोचने समझने की प्रक्रिया पर आधारित है। इसका ध्यान है कि छात्रों जानकारी को व्यवस्थित किया जाए, पुराने और नए ज्ञान को जोड़ा जाए। लेकिन सामाजिक गतिविधियां जैसे ग्रुप वर्क हो गया या डिस्कशन हो गया, डिबेट्स हो गई, ये सारी चीज़ें है ना। तो अब यहाँ पे सामाजिक मॉडल की विशेषता होती है, लेकिन ये एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल की विशेषता नहीं है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के ऑप्शन आपका जो डी है वह राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन कहता है 19 नंबर क्वेश्चन है, फ्लेंडर की इंटरेक्शन विश्लेषण श्रेणी प्रणाली की कौन सी विशेषता नहीं है, बताइए कौन सी विशेषता नहीं है। कक्षा की गैर मौखिक बातचीत को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। शिक्षक अपने शिक्षण में छात्रों की भागीदारी बढ़ा सकता है। शिक्षक के प्रत्येक व्यवहार को अप्रत्यक्ष व्यवहार में स्थानांतरित किया जा सकता है। टेप रिकॉर्डर और वीडियो टेप का उपयोग कक्षा की घटनाओं को रिकॉर्ड करने के लिए किया जा सकता है। तो फ्लेंडर्स की इंटरेक्शन विश्लेषण श्रेणी प्रणाली की विशेषता कौन सी नहीं है, कक्षा की गैर मौखिक बातचीत को, देखिए कक्षा की गैर मौखिक बातचीत को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। फ्लेंडर्स की इंटरेक्शन विश्लेषण प्रणाली कक्षा में होने वाली मौखिक बातचीत वर्बल इंटरेक्शन का एनालिसिस करती है, ना कि नॉन वर्बल का। पॉइंट कह रहा है गैर मौखिक बातचीत यानी कि नॉन वर्बल की बात कर रहा है, जबकि फ्लेंडर्स की जो ये प्रणाली है इसमें वर्बल इंटरेक्शन की बात करती है कि शिक्षक कितना बोल रहा है, बालक कितना बोल रहे हैं, क्वेश्चन आंसर किस तरीके से हो रहे हैं, इन सब चीज़ों पर ध्यान दिया जाता है। नॉन वर्बल की बात यहाँ पे नहीं होती है, ठीक है। गैर मौखिक बातचीत को प्रभावी यहाँ पे नहीं बनाया जाता। गैर मौखिक का मतलब होगा कि आप सिर्फ हाव भाव इशारे में बातचीत कर रहे हैं, तो वो उस चीज़ यहाँ पे नहीं होती है, ठीक है। छात्रों की यहाँ पे भागीदारी को बढ़ाया जाता है, यानी कि एनालिसिस के बाद टीचर इम्प्रूव करता है कि बच्चे को कैसे समझाना है। फिर अप्रत्यक्ष व्यवहार में स्थानांतरित, प्रत्यक्ष व्यवहार को अप्रत्यक्ष में स्थानांतरित मतलब शिक्षक अपने बोलने के तरीके में बदलाव ला सकता है। और टेप रिकॉर्डर, वीडियो टेप, देखिए कक्षा की बातचीत रिकॉर्ड करके एनालिसिस किया जा सकता है। सारी चीज़ें इंक्लूड है, लेकिन ऑप्शन फर्स्ट जो है वह आपका इसमें इंक्लूड नहीं है। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न लीजिए, 20 नंबर क्वेश्चन कहता है फ्लेंडर्स इंटरेक्शन विश्लेषण श्रेणी प्रणाली के अंतर्गत श्रेणियां हैं। शिक्षक वार्ता, हाँ मैंने अभी इसमें बताया आपको, शिक्षक वार्ता इसमें आता है। टीचर टॉक आती है, स्टूडेंट टॉक आ जाती है, साइलेंस या कंफ्यूजन आ जाता है, लेकिन शोर इसमें इंक्लूड नहीं है सर। शोर जो है ये इसमें नहीं आता है, ओके। तो कुल मिलाकर के ऑप्शन जो सी है वो यहाँ पे राइट हो जाएगा। आज की क्लास में इतना ही, हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। क्लास कैसी रही कमेंट करके जरूर बताइए, नोट्स लेकर के अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए। थैंक यू सो मच।